अगला नंबर किसका? छत्तीसगढ़ में ईडी धड़ाधड़ रसूखदार अफसरों की कर रही गिरफ्तारी। सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद सूबे में हड़कंप। अब मंत्रालय के गलियारों में गूंज रहा है एक ही सवाल, अगला नंबर किसका? दरअसल ईडी पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ के कई आईएएस से कर रही है पूछताछ। आईएएस समीर विश्नोई से शुरू हुआ आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का सिलसिला। ईडी ने कुछ आईएएस के साथ कई आईपीएस को भी भेजा है नोटिस। ईडी के सूत्रों की माने तो चौरसिया के बाद एक प्रमोटी आईएएस और एक डायरेक्ट आईएएस महिला अफसर है ईडी का अगला निशाना। ईडी के जुटाए सबूतों में सैकड़ों दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट्स और कई गोपनीय डायरीज भी शामिल। नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो मुख्यमंत्री, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज गुजरात चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग वाले इलाकों में प्रचार का शोर थम चुका है। एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार, पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और भी बेहतर तरीके से खिलने वाला है। सूबे में पार्टी को महज जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल करने की उम्मीद है। 5 दिसंबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित चुनाव लड़ रहे दूसरे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगाया है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है, इसलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो चला है। तो देखिए हमारा स्पेशल शो मुख्यमंत्री। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गुजरात में आखिरी चरण का जो प्रचार है वो थम चुका है। आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने हुंकार भरी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी जोर लगाया। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा। 8 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे आने वाले, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत झोंकी गई चुनाव प्रचार में। अब क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है और आखिरी चरण और दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। और मेरे साथ मनीष देसाई जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी मनीष, क्योंकि आप लगातार गुजरात में हैं और आपने देखा कि हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। अब क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है, अब क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हैं अहमदाबाद के कमलम कार्यालय में और यहाँ पर सबसे अहम बैठक चल रही है। अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, इनके बीच में, और कई पदाधिकारी है जो उच्च स्तरीय है राज्य स्तर पर, उनके साथ अमित शाह की बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, कैसे उनके पन्ना प्रमुखों को ज़्यादा एग्रेसिव बनाया जाए, ताकि जो पहले चरण में मतदान हुआ था उसमें कुछ कमी देखने को मिली थी, वो कमी पूरी की जाए। हालांकि बीजेपी ये दावा जरूर कर रही है कि पहले चरण में भी उनको भारी बहुमत मिल रहा है, उनकी बैठकों की संख्या जो है वो 50 के आसपास हो सकती है, पर दूसरे चरण में किसी तरह की कमी ना रहे, इसके लिए ये मेहनत की जा रही है। अगर माहौल की बात की जाए तो कमलम में आपको भाजपा के कार्यालय में अभी भी माहौल मूवमेंट देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यालय में भी इस तरह की मूवमेंट है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो इनका पूरा मार्गदर्शन कर सके। जो स्थानीय नेता है, जो कुछ उम्मीदवार है, वो लोग वहां पर मीटिंग कर रहे हैं कि अगले चरण में किस तरह की वोटिंग हो। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है जो शुरू में देखने को मिला था। उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि आम आदमी पार्टी दूसरे चरण के लिए कितना तैयार है या लड़ने के लिए किस तरह से उतर रही है। मतलब यह है कि दूसरे चरण में मुख्य मुकाबले में आम आदमी पार्टी नहीं उतर रही, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से ही जोर ये रहा है
कि वो इस बार के चुनाव में कि वो खटिया पंचायत करे, डोर टू डोर कैंपेन करे, उनके उम्मीदवार लोगों तक सीधे पहुंचे, चाहे बड़े चेहरे आए या ना आए, लेकिन उनके प्रचार का तरीका इस बार बदला हुआ दिख रहा है और वही इस बार वहां प्रदेश कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। और जो उम्मीदवार है वो भी, क्योंकि अब जो है उनको डोर टू डोर प्रचार करने के लिए छूट मिली हुई है। अगले 24 घंटे तक कोई जाहिर सभा नहीं हो सकती, कोई ऐसा प्रचार नहीं हो सकता, रैली या जनसभा नहीं हो सकती। तो इसको देखते हुए कांग्रेस कार्यालय में अभी माहौल आपको ठंडा दिखेगा। जितना बीजेपी कार्यालय में देखने को मिलता है उतना माहौल वहां पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि पिछले अगर दो चुनाव की बात करते हैं 12-17, तो जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज रहा और जो सीटें रही वो ऑलमोस्ट सेम रही। तो क्या इस बार की अगर बात करते हैं उस हद तक तैयारी कहीं दूर तक नजर आ रही है क्या? जल्दी से बस। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस दावा जरूर ये कह रही है। आज कांग्रेस के कई लोगों ने ये बात कही कि भाई हमारी जो है 55 से 60 सीटें पहले चरण में जीत सकते हैं, दूसरे चरण में भी हम इतनी सीटें जीत लेंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन इस तरह की तैयारियां कहीं दिखती नहीं। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और मैनपुरी, रामपुर, खतौली सीट पर ये उपचुनाव होंगे। 8 दिसंबर को यहां पर भी होने वाले उपचुनाव को लेकर नतीजे आने हैं। तो यानी देखिए यहां उपचुनाव में भी ताकत झोंकी गई। समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, इन उपचुनाव के लिए तैयारियां जो की गई उसमें भी नजर आया यही, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी मैनपुरी और खासतौर पर रामपुर के अंदर अपनी साख को बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करती नजर आई, वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से भी लगातार इन पर हमला बोला गया। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, संसद के शीत सत्र पर कांग्रेस की बैठक हो चुकी है खत्म। संसद में चीन सीमा विवाद उठाएगी कांग्रेस, महंगाई, केंद्रीय एजेंसी को लेकर भी मुद्दा, न्यायपालिका बनाम केंद्र का भी मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। सभी विषयों पर जल्द होगी संयुक्त विपक्ष की बैठक। तो देखिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया है किन मसलों को लेकर संसद के शीत सत्र में आवाज उठाई जाएगी। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। चीन सीमा विवाद से लेकर न्यायपालिका बनाम केंद्र का मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग वाले 14 जिलों में प्रचार का शोर थम चुका है। वोटिंग सोमवार यानी कि 5 दिसंबर को होगी। इस अंतिम चरण में कुल 93 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। गुजरात में 15वीं विधानसभा के लिए वोटिंग के दूसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। नेताओं के प्रचार अभियान पर विराम लग गया है। चौक चौराहों पर जारी शोर अब बंद हो गया है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। गुजरात चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में वोटिंग को लेकर जहां वोटरों में उत्साह बढ़ा है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के नेता पूरे एक्शन में दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक चुनावी मैदान में जुटे रहे। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में दिखी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोकते नजर आए। इस दूसरे चरण में राज्य के 14 जिलों में कुल 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी जहां टारगेट 150 के लिए फाइट कर रही है, वहीं कांग्रेस कमबैक की फिराक में है, जबकि आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में कुछ सीटों पर संघर्ष त्रिकोणीय हो चला है। दूसरे चरण में 14 जिलों में मतदान होना है। इन 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इसमें कुल 833 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 69 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में उत्तर गुजरात की 32 सीटें हैं, जबकि मध्य पूर्व गुजरात की 61 सीटें आती हैं। इन सीटों पर 2017 में 70.76% वोट पड़े थे। उत्तर गुजरात और मध्य पूर्वी गुजरात की कुल 93 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें सुरक्षित हैं, जबकि बाकी की 75 सामान्य सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 में 12 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था और इस बार इसने 18 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 2017 में 10 महिला उम्मीदवारों की तुलना में इस बार 14 महिलाओं को चुनावी मैदान में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार 6 महिलाओं को मैदान में उतारा है।
दोनों दलों ने इस बार दलित एवं जनजातीय समुदायों की तुलना में अधिक महिला उम्मीदवारों को चुनावी दौड़ में उतारा है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर गुजरात चुनाव में इस बार कुल 1621 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 139 महिला उम्मीदवार हैं। इन महिलाओं में से 56 निर्दलीय हैं। राज्य में 2017 में हुए चुनाव में कुल 1828 उम्मीदवारों में से 126 महिला उम्मीदवार हैं। उस साल गुजरात ने 13 महिला उम्मीदवारों को विधानसभा भेजा था। इसमें बीजेपी की 9 और कांग्रेस की 4 महिला उम्मीदवार थीं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि कम से कम 104 महिला उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 5 दिसंबर को दूसरी और अंतिम फेज में जिन 14 जिलों में वोटिंग होगी वे हैं बनासकांठा, जिसमें 9 सीटें हैं, पाटण, जिसमें 4 सीटें हैं, महसाणा में 7 सीटों पर चुनाव होगा, साबरकांठा में 4 सीटों पर चुनाव होना है, अरावली में 3 सीटों पर होना है, गांधीनगर में 5 सीटें हैं, अहमदाबाद में 21 सीटों पर वोटिंग होगी, आणंद में 7 सीटों पर वोटिंग होगी, खेड़ा में 6 सीटों पर चुनाव होना है, महिसागर में 3 सीटें हैं, पंचमहल में 5 सीटों पर वोटिंग होगी, दाहोद में 6 सीटों पर चुनाव होना है, वडोदरा में 10 सीटों पर चुनाव होना है, वहीं छोटा उदयपुर में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। गुजरात में बीजेपी को 1995 से अब तक यानी पिछले 6 विधानसभा चुनावों में कोई भी हिला नहीं पाया, लेकिन 2017 में बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी और बीजेपी 2.5 अंक का आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी। बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से थोड़ा ज्यादा 99 तो कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माहौल बदल सा रहा है क्योंकि कांग्रेस थोड़ी कमजोर मालूम पड़ती है और मैदान में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। इससे माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता दिख रहा है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दूसरे और आखिर चरण की वोटिंग वाले क्षेत्रों में इस बार राजनीतिक दलों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। उत्तर गुजरात और मध्य पूर्व गुजरात की कुल 93 सीटों में से बीजेपी ने 63 नए उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि इस क्षेत्र से जीते 51 विधायकों में से 30 विधायकों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार इन क्षेत्रों के 21 विधायकों के टिकट काटे थे। कांग्रेस ने भी इस बार नए चेहरों पर ही भरोसा किया है। कांग्रेस ने इस बार इन 93 सीटों पर 62 नए उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 2017 में जीते 38 विधायकों में से 28 विधायक रिपीट किए हैं। 5 विधायक पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटें सहयोगी दल एनसीपी को दी हैं। गुजरात चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार आज भले ही थम गया हो, लेकिन वोटर्स तक पहुंचने की नेताओं की कोशिशें अब भी जारी हैं। कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के वॉर रूम का जो तैयारियां हैं और जो संदेश है वो साफ है कि शहरों में वोट बढ़ाओ। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का शहरों पर है खास फोकस। कार्यकर्ताओं को बीजेपी वॉर रूम का संदेश। शहरों में वोटिंग बढ़ाने का करो काम। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियों के साथ ही अहमदाबाद में ऐतिहासिक रोड शो जरूर हुए, लेकिन पार्टी को चैन नहीं है। बीजेपी और उसके नेताओं की यह खासियत है कि ये अंतिम क्षण तक और अंतिम सांस तक टारगेट पाने के लिए जूझते रहते हैं। यही वजह है कि पहले चरण की वोटिंग खत्म होने और आखिरी फेज के लिए प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी के लिए वॉर रूम से कार्यकर्ताओं को खास संदेश आया है। संदेश ये कि शहरों में वोटिंग बढ़ानी है। दरअसल पहले चरण में दक्षिण गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में हुई वोटिंग से बीजेपी का आकलन है कि पार्टी सरकार बनाने लायक सीटें तो जीत लेगी, लेकिन पीएम मोदी के टारगेट 150 का क्या होगा? इस सवाल ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, क्योंकि पीएम मोदी इस चुनाव में जी जान से जुट रहे हैं, तो नतीजे भी सही आने चाहिए। पीएम मोदी ने 1985 में कांग्रेस के 149 सीटें जीतने का रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है। इसी टारगेट यानी कि 150 को पूरा करने पर बीजेपी का जोर है। ऐसे में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो खासकर शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वोटरों को मतदान केंद्र तक ले जाएं और पार्टी के पक्ष में वोटिंग बढ़ाने का काम करें। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को एक रणनीति के तहत
कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और पकड़ इतनी ज़बरदस्त बनानी है कि एक एक वोटर बूथ तक पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में वोट डाले। बीजेपी के वॉर रूम से संदेश के पीछे की एक खास वजह ये भी है कि आखिरी चरण में वोटिंग वाले क्षेत्रों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के होम टाउन भी आते हैं। लिहाजा पार्टी चाहती है कि इन सीटों पर अधिक से अधिक मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हो। गुजरात चुनाव के इस आखिरी चरण में लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी का प्रभाव इस चरण में कुछ ही सीटों तक सीमित दिख रहा है। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी से बीजेपी गदगद है और जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की अपील, शहरी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील है। दूसरे चरण में शहरी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पहले चरण में शहरी मतदाताओं ने दरअसल वोटिंग कम की थी। शहरी मतदाताओं से इस बार बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई है, क्योंकि पिछला जो अभी पहले चरण का चुनाव गुजरा उसके अंदर शहरी इलाकों में वोट परसेंटेज कम रहा। अब शहरी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपील की जा रही है। दूसरे चरण में शहरी मतदाता भी पार्टिसिपेट करें। पहले चरण के मुकाबले शहरी मतदाता इस बार एक्टिव रहें, इसको लेकर चुनाव आयोग की अपील है। गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की अपील, कहा कि शहरी मतदाता भी बढ़ चढ़कर भाग लें। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग में भी 5 सबसे धनी उम्मीदवार मैदान में हैं। अपनी राजनीतिक किस्मत को वो आजमा रहे हैं। जरा देखिए कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जो बेहद धनवान हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। फिर एक बार गुजरात चुनाव के पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी राजनीतिक दलों के सबसे अमीर दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन दावेदारों की अमीरी का खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट से हुआ है। इनमें ऐसे 5 उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति अरबों में है। दूसरे चरण के ऐसे 5 उम्मीदवार हैं जीएस पटेल, बलवंत सिंह, चंदन सिंह राजपूत, अजीत सिंह पुरुषोत्तम ठाकुर, रघुभाई मोरारजी भाई देसाई और धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला। जीएस पटेल, दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी के जीएस पटेल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग को सौंपे गए हल्फनामे के अनुसार इनके पास 6 अरब 61 करोड़ 28 लाख 81,500 रुपए की कुल संपत्ति है। जीएस पटेल बीजेपी की ओर से मनसा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत, बीजेपी के जीएस पटेल के बाद बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत बीजेपी के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। चंदन सिंह राजपूत ने चुनाव आयोग को कुल 3 अरब 72 करोड़ 65 लाख 34,801 की संपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी ने इन्हें सिद्धपुर निर्वाचन सीट से टिकट दिया है। अजीत सिंह पुरुषोत्तम ठाकुर, गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में आम आदमी पार्टी के अजीत सिंह पुरुषोत्तम ठाकुर सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक हैं। अजीत सिंह के पास कुल 3 अरब 72 करोड़ 65 लाख 34,801 रुपए की संपत्ति है। आम आदमी पार्टी ने इन्हें दभोई सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। रघुभाई मोरारजी भाई देसाई, कांग्रेस के उम्मीदवार रघुभाई मोरारजी भाई देसाई 93 सीटों में से राधनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामे में 3 अरब 43 करोड़ 8 लाख 7,125 रुपए की कुल संपत्ति दर्ज कराई है। धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला, गुजरात चुनाव में ऐसे अमीर प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला के पास 1 अरब 11 करोड़ 98 लाख 39,741 रुपए की कुल संपत्ति है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में धर्मेंद्र सिंह राज्य की वाघोड़िया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आगे देखिए इलेक्शन 24।